देखो बेटा, आज हम लोगों को पढ़ना है बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है वो इस चैप्टर का आखिरी कंपाउंड भी है। और आखिरी कंपाउंड को अगर पढ़ेंगे तो बेटा फॉर्मूला देखें, बेंजीन के कहा C6H5, डाईएजोनियम का इसलिए 2 बार नाइट्रोजन का प्रयोग हुआ है, और क्लोराइड के लिए Cl। अच्छा, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते थे कि C6H5 N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव चार्ज Cl नेगेटिव चार्ज। और बेटा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर आप C6H5 को रिंग स्ट्रक्चर पर बनाना चाहें तो भी आप फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहली बात इस पर चलते हैं कि आखिर बेंजीन डाईएजोनियम साल्ट को बनाया कैसे जाता है। अच्छा, एक याद रखना, और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को ही बेंजीन डाईएजोनियम लवण भी कहते हैं। तो अगर इसको ऐसे याद रखो कि बेंजीन डाईएजोनियम लवण, या कुछ लोग तो इसे केवल डाईएजोनियम लवण ही कह देते हैं। बनाने की बात करते हैं, देखो क्या लिखता है, कहता है एनिलीन में, एनिलीन को HCl में बने हिमकारी मिश्रण। तो सबसे पहले आपको एनिलीन लेना है और HCl में बने हिमकारी मिश्रण में उसको मिला देना है। तो मैं लिखूंगा एनिलीन को HCl में बने हिमकारी मिश्रण में ठंडे NaNO2 सोडियम नाइट्राइट के साथ मिलाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आप HCl का हिमकारी मिश्रण लो। हिमकारी मिश्रण का मतलब जानते हो, बिल्कुल ठंडा सॉल्यूशन। और उस ठंडे सॉल्यूशन में आपको एनिलीन को मिलाना है और इसके बाद आपको उसमें ठंडा NaNO2 मिला देना है। मिलाया जाता है तो डाईएजोनियम साल्ट का निर्माण होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते थे डाईएजोनियम लवण का निर्माण होता है, या आप पूरा नाम दे देते बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जो भी आप लिखना चाहते हैं सभी ये शब्द यहां पर काम कर देते हैं, निर्माण होता है। अब देखो, पिछली क्लास पे एक रासायनिक अभिक्रिया आई थी, जब मैंने अभिक्रिया में डाईएजोनियम साल्ट को डायरेक्ट बना करके रखा था, और मैं कह भी रहा था कि यह अभिक्रिया जब नंबर पे आएगी तो इस अभिक्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज भैया नंबर है डिटेल में पढ़ने का। तो डिटेल में देखो कैसे पढ़ेंगे। आप अभिक्रिया याद रखना 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। पहले स्टेप में हमने जब NaNO2 को HCl के हिमकारी मिश्रण में मिलाया है, तो बेटा HCl के हिमकारी मिश्रण में अभिक्रिया करते हुए देखो NaNO2 क्या बनाता है। अभिक्रिया करने के तरीके को भी यहां से समझ लेना। इस अभिक्रिया में HCl 2 मोल लिया जाएगा, लेकिन NaNO2 केवल 1 मोल HCl से ही अभिक्रिया करेगा। ये बात तुमको अपने दिमाग में बिठा लेना है। हमने कितने मोल बना रखे हैं? 2 मोल। अभिक्रिया कितने मोल करेगा? 1 मोल। कैसे अभिक्रिया करेगा कि NO2 वाला पार्ट अभिक्रिया करेगा H से। मैं छोटे पार्ट को पहले निकालता हूं यहां से। Na किससे अभिक्रिया कर लेगा? Cl से। तो पहला पदार्थ NaCl और बेटा दूसरा पदार्थ HNO2। अच्छा, तुम्हें एक बात अभी पता है, एक HCl मेरे पास रह गया है, इस HCl ने अभिक्रिया नहीं की है। तो सबसे पहले स्टेप पे तो आपको यह अभिक्रिया दिखानी है। अब इस अभिक्रिया से जो HNO2 बना हुआ है वो HNO2 अभिक्रिया करेगा किससे? एनिलीन से। तो देखो उसको कैसे एनिलीन के साथ अभिक्रिया दिखाते हैं। सेकंड स्टेप की रिएक्शन यहां लिखते हैं। एनिलीन का फॉर्मूला लिखोगे C6H5NH2
अब देखो अभिक्रिया करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो HCl बच गया था पहली अभिक्रिया में, पहले तो वही HCl इससे अभिक्रिया करेगा। तो देखो HCl अभिक्रिया कैसे करेगा, मैं यहां लिखे देता हूं कि HCl कैसे अभिक्रिया करेगा, या ऐसा भी कर लेते हैं, लाइनों का खर्चा कम हो जाएगा और जल्दी से ही अभिक्रिया लिख लेंगे। HCl से अभिक्रिया होगी तो H पर होगा पॉजिटिव चार्ज और Cl पर होगा निगेटिव चार्ज। अच्छा, इस अभिक्रिया को और भी अगर ढंग से समझने की कोशिश करें, आप इस बात को पहले से भी जानते हैं कि नाइट्रोजन के एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ता है, और जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अपने साथ जोड़ेगा तो बनकर तैयार होगा C6H5NH3 प्लस Cl माइनस। भैया अगर H प्लस आयन नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया तो NH3 हो जाएगा, और साथ में कौन सा लगा है, Cl माइनस। अगर कोई पूछेगा इसका नाम क्या है तो आपको याद होगा इसका नाम है एनिलीनियम क्लोराइड। तो मैं नाम भी लिखे देता हूं, एनिलीनियम, और बेटा क्लोरीन की वजह से इसका नाम लिख दो क्लोराइड। अच्छा, अभी अभिक्रिया यहीं से समाप्त नहीं होगी, अब बेटा आप अभिक्रिया करवाओगे HNO2 से। कहोगे सर ये HNO2 कहां से आया, बेटा HNO2 वहां प्राप्त हुआ था, वो HNO2 अभिक्रिया करेगा। अब अगर HNO2 अभिक्रिया करता है, तरीका देखना है, लास्ट लाइन है और इसी से आप समझ जाओगे। देखो 3 H तो यहां से मिले हैं आपको, चौथा H यहां से मिला है, और ये 4 H जो है उसने 2 O से अभिक्रिया कर ली। तो अंडरलाइन देख पा रहे हो किसको किसको किया गया है, 3 H, चौथा H और O। अगर ये 4 H 2 O से अभिक्रिया करेंगे, मैं यहां लिखे देता हूं 2H2O बनेगा। अच्छा बेटा, अगर 2H2O बनेगा तो अब देख लेते हैं मेरे पास बचता क्या है। तो मेरे पास जो बचा तो वो तो C6 है, H5 जानते, एक तो N ये वाला बचेगा, एक N यहां वाला बचेगा, तो हो जाएगा N2, और मेरे पास बचेगा Cl माइनस। इसी कंपाउंड को बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम। अब बेटा चाहे आप साल्ट लिख दो चाहे लवण लिख दो, अब लवण मत लिखना, जानते हो क्यों, क्योंकि डाई एजोनियम और बेंजीन तो आपने अंग्रेजी में लिख रखा है। अब लवण हिंदी में लिख दो तो बिगड़ जाएगा, साल्ट लिख सकते हो, और साल्ट ना लिखना चाहो तो बेटा आप लिख सकते हो क्लोराइड। तो ये, हाँ इसको ध्यान रखना, ये स्टेप वाइज रिएक्शन है और इसको कहते हैं डिटेल में हमने करके दिखाई है। कल के दिन तो एक ही लाइन पे लिख दी थी। अब बात आएगी सर जी इनमें से सही कौन से, दोनों ही सही है। अब आप ये तैयार कर सकते हो, इसको तैयार कर लो, और कल वाले माध्यम में जो अभिक्रिया लिखी गई थी अगर उसको तैयार कर सकते हो वो तैयार कर लो। दोनों में से ही कोई एक तैयार करके जाना है अभिक्रिया। मैं क्या सोचता हूं, अगर आप इस प्रकार से तैयार करके जाते हो ये बहुत ही अच्छा रहता है। अगला नंबर आ जाते हैं, अच्छा बनाने की भी तो आपने लिख ली, अब आते हैं भौतिक गुणों पर। भौतिक गुण को आप ऐसा भी लिख सकते थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा मैं क्या सोचता हूं, रसायन विज्ञान में आपको अंग्रेजी के गिने चुने ही सेंटेंस देखने को भी मिलते हैं। हर एक केमिकल कंपाउंड पर फिजिकल प्रॉपर्टी तो आपको देखने को मिल ही जाता है। तो इस प्रकार से आपको बहुत ज्यादा अंग्रेजी शब्दों को तैयार नहीं करना पड़ता है। अभी मैं क्या सोचता हूं, मैं फिजिकल प्रॉपर्टी इधर लिख देता हूं ताकि उधर बचे हुए भाग पर रासायनिक अभिक्रिया हो सकेंगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में पहले नंबर पर चलते हैं। यह एक प्रकार का ठोस लवण है। इस बात को देखो पहले नंबर पर याद रखो, ये एक प्रकार का कैसा लवण है, ठोस। और वैसे भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आयन के बीच में जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड होता है आयनिक, और आयनिक यौगिक सदैव ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये वाली बात ध्यान रखनी चाहिए।
एक और बात याद रखोगे सेकंड नंबर पर, यह जल में घुलनशील होता है, यह जल में घुलनशील। अच्छा, कोई इसका रीजन भी पूछेगा आखिर ये जल में क्यों घुलता है या जल में क्यों घुलनशील है। जितने भी यौगिक आयनों के द्वारा निर्मित होते हैं या जितने भी यौगिक आयनों में ब्रेक हो सकते हैं, सारे के सारे यौगिक जो है वो जल में घुलनशील होते हैं। तो ये वाली भी बात तैयार रखना। अभी नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, थर्ड पार्ट। कुछ डाइएजोनियम साल्ट, अब कुछ का मतलब है सारे के सारे अब कहोगे सर ये कुछ डाइएजोनियम साल्ट क्या इसके अलावा भी कोई आता है? बिल्कुल आता है बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड ही नहीं आता है, बेंजीन डाइएजोनियम ब्रोमाइड भी आता है। तो इससे भी याद रखना कि डाइएजोनियम साल्ट केवल जो आपके पास लिखा है यही केवल नहीं है, इसके अलावा भी है। आपने प्रमुख रूप वाले को लिख रखा है। कुछ डाइएजोनियम साल्ट विस्फोटक होते हैं। अच्छा, एक और नंबर, चौथे नंबर पे इस बात को लिख लें, यह का मतलब इसी केमिकल कंपाउंड की बात हो रही, दूसरे डाइएजोनियम साल्ट की बात नहीं कर रहे हैं। यह अस्थाई होता है, या दूसरे शब्दों में बेटा देखो, जब भी किसी पदार्थ को अस्थाई लिखता है, जानते हो ये वो बताना चाहता है इस बात को कि पदार्थ बहुत तीव्रता से अभिक्रिया करता है। जब भी किसी पदार्थ के पास ऐसा लिखा हो कि यह अस्थाई है, यह इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि इसकी क्रियाशीलता बहुत अधिक है। तो इस बात को ध्यान रखना अस्थाई वाले को, यह अस्थाई होता है परंतु इसे जटिल लवण के रूप में बदलकर स्थायी किया जा सकता है। तो ये लास्ट वाला जो नंबर रहेगा ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस बेसिस पर इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि डाइएजोनियम साल्ट को स्थायी करने के लिए हम इसे किस रूप में बदल लेते हैं। तो बेटा आप इसको बस ध्यान रखोगे कि अगर हमारे पास डाइएजोनियम साल्ट है, ये तो एक तो अस्थाई है, अगर हम इसके स्थायित्व को बढ़ाना चाहें तो हम इसे जटिल लवण के रूप में क्या कर लेते हैं, बदल लेते हैं, जिससे इसका स्थायित्व बढ़ जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, थोड़ी सी ही लाइनों का होगा, लेकिन आप इस प्रकार से उसको आंसर कर सकते हो। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में बेटा इतनी ही चीजों को रखेंगे। अभी आगे चलेंगे और पढ़ेंगे रासायनिक गुण। देखो, अब केमिकल प्रॉपर्टी में चलेंगे। पहली ही खतरनाक अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। और हां, जितनी भी अभिक्रियाओं के लास्ट में मान लिखा होता है, कुछ कुछ किताबों में इसको मैन भी लिखा गया है। हाँ, ये इससे परेशान ना होना, हाफ मान अभिक्रिया होता है तो हाफ मान को हाफ मैन अभिक्रिया भी लिखते हैं। ऐसे ही गाटरमान अभिक्रिया को गाटरमैन भी कहते हैं। तो गाटरमान अभिक्रिया ध्यान देते हैं क्या होता है, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। तो गाटरमान अभिक्रिया अगर लिख करके आ जाए तो आप इस बात को ध्यान रखोगे, अगर आपके पास गाटरमैन अभिक्रिया भी लिख के आ जाती है तो आप एक सेम अभिक्रिया मानते हो।
देखो अभिक्रिया कैसे करवाते हैं। यहां आपको बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट लेना है और बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट की अभिक्रिया आपको कॉपर की उपस्थिति में करवानी है HBr से। देखो ध्यान रखना इस बात को, HBr से करवाओगे और टेम्परेचर दे दोगे तो गर्म हो जाएगा पदार्थ। अच्छा, अभिक्रिया करने का तरीका ध्यान रखो, एक अभिक्रिया में लिखोगे और इससे रिलेटेड 3-4 अभिक्रिया का नॉलेज इकट्ठा कर लोगे। कोई भी अभिक्रिया हो, बेचारा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो है ये तो अच्छी तरीके से जानते हो अस्थायी होता है, लिखा ही है आपने। तो ये सबसे पहला का अपना नाइट्रोजन गैस तो सबसे पहले त्याग देता है N2। अच्छा, नाइट्रोजन गैस को त्याग देगा, थोड़ा सोचने वाली बात है। क्लोरीन पर कैसा चार्ज है? माइनस। अगर इस केमिकल पर देखें तो H पर प्लस और ब्रोमीन को माइनस। क्लोरीन यहां से हटेगा और वो जुड़ेगा H के साथ। देखो Cl निगेटिव अगर H के साथ जुड़ जाएगा तो बना लेगा HCl। बेटा जो जगह बच रही है मेरे पास, मैं नीचे लिखूंगा पदार्थ, तो Cl चला जाएगा Br की जगह पर और Br चला आएगा Cl की जगह पर। जानते हो क्या बनेगा? C6H5Br। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं ब्रोमो बेंजीन। थोड़ा सा तरीका याद रखना बेटा। अब गाटरमान के विक्रिया में एक ही रासायनिक समीकरण आपको नहीं लिखना है, या एक ही रासायनिक समीकरण नहीं होता है, एक और रासायनिक समीकरण ऐसे लिखकर आ जाता है। जब आपको बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट के फॉर्मूले को दिखाया जाएगा, प्रेजेंस रहेगी कॉपर नामक कैटलिस्ट की और रिएक्शन आपको करवानी होगी HCN से। देखो HCN से होगा तो फिर तरीका वही है, H पे पॉजिटिव और Cn पे नेगेटिव। N2 तो सबसे पहले अलग हो गया। अच्छा, N2 अगर सबसे पहले अलग हो गया तो अब देखो एक्सचेंज करेगा। Cn को इधर भेजेंगे तो Cn देखो इधर आ जाएगा Cl की जगह पर और Cl चला जाएगा Cn की जगह पर। तो जब Cl H के साथ जाएगा तो पदार्थ का निर्माण होगा HCl, और जब Cn यहां पर आ जाएगा तो बनेगा C6H5Cn। जानते इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सायनो, और ये सूत्र लगा है बेंजीन पर। तो बेंजीन, इस पूरे फॉर्मूले का नाम हो गया सायनो बेंजीन। अच्छा, गाटरमान अभिक्रिया में एक और अभिक्रिया को भी दिखाया जा सकता है। देखो ये अभिक्रिया तो कुछ अलग ही लेवल की होगी बेटा। इस बार भी हम अभिक्रिया कराएंगे कॉपर की ही प्रेजेंस में, बशर्ते इस बार अभिक्रिया होगी HCl से। तो H पर पॉजिटिव चार्ज, Cl पर नेगेटिव चार्ज। अभिक्रिया का पहला नियम यह है कि आप N2 को तो सबसे पहले अलग कर देते थे, कर दीजिए N2 को। अच्छा, N2 जब अलग होगा तो देखो इस Cl को पहुंचा दिया जाए H के पास और इस Cl को पहुंचा लिया जाए बेंजीन के पास। तो अगर अभिक्रिया ऐसे कराओगे तो पहली चीज तो HCl बनेगा और दूसरा बनकर तैयार होगा C6H5Cl। जानते इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। अरे यार, इसका नाम अगर ब्रोमोबेंजीन है तो इसका नाम क्लोरोबेंजीन हो सकता है। अब बात आएगी सर गाटरमान में अभिक्रिया में हम कौन सा लिख के आएंगे? जो तुम्हारी इच्छा करे। इसमें से जिस अभिक्रिया को देखकर आप प्रसन्न हो जाएं, मतलब आपको सरल लगने लगे, वही अभिक्रिया आप लिख करके आ जाओ। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हो, अभी के लिए आप कॉपी पे 3-4 अभिक्रियाओं को लिख सकते हो। इनको जल्दी से नोट करो और फिर देखो और भी रासायनिक अभिक्रिया उनको पढ़ लेते हैं। गाटरमान अभिक्रिया से ही लगभग मैच करती हुई अभिक्रिया जिसका नाम है सैंडमायर अभिक्रिया। अच्छा, इस दोनों में से क्या होता है, कभी कभी तो डिफरेंस भी पहचानना कठिन हो जाता है कि अब हम गाटरमान अभिक्रिया लिख रहे हैं कि सैंडमायर अभिक्रिया। देखो डिफरेंस पहचानना क्यों आसान कठिन हो जाता है। यह भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर ही संपन्न होने वाली अभिक्रिया है। और बेटा इस अभिक्रिया के दौरान हम
CuCl क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति रखते हैं और बेटा अभिक्रिया करवाते हैं HCN से। अच्छा, HCN से अभिक्रिया करवाओगे तो देखो इसमें भी जानते हो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे निगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव चार्ज और Cn पर निगेटिव। पहला काम तो नाइट्रोजन को अलग कर देने का है, क्योंकि ये काम तो हम बिल्कुल अच्छे ढंग से कर सकते हो। अच्छा, फिर क्या करना है, एक्सचेंज। Cl को किसके पास भेजना है, H, और बेटा Cn को किसके पास भेजना है, C6H5, C6H5Cn। अब देखो नाम तो नहीं लिखेंगे इसका, बता जरूर देंगे साइनो बेंजीन। क्या तुम लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों अभिक्रियाओं में? क्या था डिफरेंस? केवल इतना डिफरेंस था कि उधर आपने कॉपर को उत्प्रेरक में लिया था और इधर आपने कॉपर के क्लोराइड को उत्प्रेरक के रूप में लिया है। लेकिन सुनो, इस चीज को यहीं पर सुधार लो, क्योंकि HCN से अभिक्रिया हो रही है तो कॉपर का साइनाइड लिया जाएगा, HCN से होगी तो कॉपर का साइनाइड, HBr से अभिक्रिया होगी तो कॉपर का ब्रोमाइड, और HCl से अभिक्रिया होगी तो कॉपर का क्लोराइड। देखो अगली अभी अभिक्रिया लिख लेते हैं, C6H5N2Cl। और बेटा अभिक्रिया इस बार होनी है CuBr की उपस्थिति में। मैं समझ गया CuBr का मतलब है अभिक्रिया होने वाली है HBr से। और बेटा तरीका तो वही है कि N2 को सबसे पहले अलग किया जाए, फिर इसके बाद Cl को भेजा जाए H के पास और Br को भेजा जाए बेंजीन के पास, C6H5Br। इसको जानते हो ब्रोमो बेंजीन कहते हैं, नाम लिख चुके हैं। लास्ट में एक और अभिक्रिया सैंडमायर पर, C6H5N2Cl-। इस बार अभिक्रिया कॉपर के क्लोराइड की उपस्थिति में और अभिकारक पदार्थ HCl। फिर वही काम, N2 को अलग किया, Cl को H के साथ अटैच कर दिया और इस Cl को बेंजीन के साथ, C6H5Cl क्लोरोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, और इसको कहते हैं क्लोरोबेंजीन। और भी नाम लिखने चाहो इनके, फेनिल साइनाइड, फेनिल ब्रोमाइड, फेनिल क्लोराइड। तो इस प्रकार से भी आप नाम लिख सकते थे। अगली रासायनिक अभिक्रिया पे आ जाते हैं। लिखता है जलीय के आई से क्रिया। मैंने केवल इतनी हेडिंग लिख रखी है कि जलीय के आई से, बाकी आप जानते हो अभिक्रिया करवानी है। अब देखो अभिक्रिया में से तो बहुत सारी चीजें बच्चे पहले से समझ चुके हैं। तो जलीय के आई से अगर अभिक्रिया करवाई जाएगी तो सबसे पहले तो बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट का फॉर्मूला, और अभिक्रिया होनी है के आई से। तो के आई से अभिक्रिया होनी है और अभिक्रिया में के आई काहे में घुला होना चाहिए, जल में। अच्छा, ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि पोटेशियम आयोडाइड ठोस अवस्था में बेंजीन डाइओजोनियम लवण से अभिक्रिया नहीं कर सकता, इसलिए पोटेशियम आयोडाइड को सबसे पहले कहां पर घुलिए, जल में। और जब जल में घुल जाए अब आप उसकी अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट से करवाइए। डाइएजोनियम साल्ट की अभिक्रियाओं में से ज्यादातर अभिक्रिया का एक ही नियम है। जैसे अभी तक हर अभिक्रिया में इसने नाइट्रोजन को निकाल दिया है, इस अभिक्रिया में भी पहला काम तो ये नाइट्रोजन को ही निकालेगा। कहोगे सर जी प्लस माइनस क्यों लगा रहे हो? बेटा अभी पता चलेगा, रुक जाओ 2 मिनट। N2 को अलग कर दिया, ध्यान से देखो इस अभिक्रिया में बाकी जो Cl बचता था उसको आयन के साथ एक्सचेंज करवाते थे। तो K पर पॉजिटिव, I पर अगर निगेटिव होगा तो K के पास किसको भेज देंगे, Cl, और बेटा I के साथ किसको लिख देंगे, बेंजीन को, C6H5I। जानते हो इसका नाम क्या है, आयोडो बेंजीन। तो क्योंकि नाम जानते हो ना लिखाया जाए इसका नाम क्या है, आयोडो बेंजीन। ठीक है, तो ये अभिक्रिया इस प्रकार से आप करवाओगे। अगली अभिक्रिया पर आ जाते हैं। कहता है
पोटेशियम साइनाइड से क्रिया। जैसे ही पोटेशियम साइनाइड से क्रिया मिली, कुछ बच्चे एकदम प्रसन्न हो गए, आप जा समझ गए भैया, सारी अभिक्रियाओं में एक ही काम करवा रहे हैं सर जी। तो भैया इस अभिक्रिया का भी देख लो क्या होने वाला है। पोटेशियम साइनाइड में अगर देखोगे तो K पर पॉजिटिव चार्ज, Cn पर निगेटिव, और यहां पर N2 पर पॉजिटिव चार्ज और Cl पर निगेटिव चार्ज। पहला काम तो जानते हो क्या करना है, N2 को यहां से भगा देना है। N2 निकल गया तो अब आयन का होना है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब Cl लिखा जाएगा K के साथ, और बेटा Cn जो होगा वो लिखा जाएगा बेंजीन के साथ, C6H5Cn। देखो ये वाला पदार्थ और ये वाला पदार्थ सेम है, सायनो बेंजीन। तो क्या अभिक्रिया आ पाएगी, आ जाएगी? हाँ तो फिर ठीक है। अभी अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। लिखता है KOH से क्रिया। देखो बेटा KOH से अभिक्रिया कैसे करवाएंगे, तरीका सेम रहेगा। C6H5N2Cl, N2 पर पॉजिटिव और Cl पर निगेटिव चार्ज, और रिएक्शन इस बार होनी है KOH से। तो K पर पॉजिटिव, OH पर निगेटिव। फिर से अभिक्रिया का वही तरीका, N2 यहां से रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हटा दिया जाएगा, और बेटा बाकी बचे हुए आयन का होगा एक्सचेंज। Cl जाएगा K के पास, KCl, और OH आएगा बेंजीन के पास, C6H5OH। इस कंपाउंड को आप कहते हो फिनॉल। तो याद रखना फिनॉल इस कंपाउंड को कहा जाता है। अगले नंबर की अभिक्रिया पर आ जाते हैं। लिखा है सोडामाइड से आपको अभिक्रिया करवानी है। जानते हो सोडामाइड का फॉर्मूला क्या, पहले तो लिख लेने भैया, फिर सोडामाइड का फॉर्मूला बताना। C6H5N2Cl। बेटा सोडामाइड से अगर इसकी अभिक्रिया करवाई जाए तो सोडामाइड का फॉर्मूला NaNH2। और मुझे भी देखने से फिर ये लग रहा है अभी भी अभिक्रिया का तरीका चेंज नहीं हुआ है। फिर से पहला काम N2 बाहर, दूसरा काम है कि Na और Cl के बीच में आयन का एक्सचेंज। तो Na जुड़ जाएगा सीधे किसके साथ, Cl, और मैं तो कहता हूं NH2 जुड़ जाएगा C6H5 के साथ। क्या किसी व्यक्ति को इस फॉर्मूले का नाम मालूम है, एनिलीन? हाँ तो नाम लिख दें, लाओ। तो सोडामाइड से आपने अभिक्रिया करवा दी। सोडामाइड से अभिक्रिया के बाद KSH से क्रिया, इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल। देखो पुरानी बात आ रही है। देखो एक चीज मैं क्या कह रहा था, यूरिया के फॉर्मूले में जब O को हटा के S लगा देते थे, जानते हो नाम क्या कह रहे थे इसको, पोटेशियम थायोल कहते हैं इसको। यूरिया को हटा के, यूरिया में O को हटा के S लगा देते थे, थायो यूरिया। इसको बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं अगर O लगा होता। O को हटा दिया, S लगा दिया, तो इसको बोलते हैं पोटेशियम थायोल। अब एक काम करते हैं, इसको अभिक्रिया में निपटाते हैं। अभिक्रिया करवाएंगे तो देखो सबसे पहले, चलो यहां सामने हो जाएगी अभिक्रिया मेरे ख्याल से। यहां लिखते हैं C6H5N2Cl। देखो बेटा अभिक्रिया करवाओगे तो अभिक्रिया में से कौन सा पदार्थ था, KSH। तो KSH से करवाओगे तो K पर पॉजिटिव चार्ज और SH पर नेगेटिव। भैया फिर से वही काम है कि N2 को सबसे अलग कर देगा,
आयन का एक्सचेंज कराओगे तो KCl के साथ अभिक्रिया करेगा, और मैं तो सोचता हूं जो भी बच जाए मेरे पास उसको लिख लिया जाए। तो C6H5SH। अच्छा एक चीज जरा ध्यान से देखो, अगर S की जगह पर O होता तो फॉर्मूला क्या ये नहीं होता, C6H5OH, क्या नाम होता, फिनॉल। और मैंने कहा था जैसे ही किसी भी कंपाउंड में O की जगह S आ जाए, नाम के शुरुआत में थायो लगा देना। तो इसका नाम है थायो। देखो ये भी बात है, मैंने नाम थोड़ा सा इधर लिखा है, तुम इनका नाम ना समझ लेना कि थायोफिनॉल ये ऊपर लिखा हुआ है। थायोफिनॉल लिखा है वही C6H5SH, नाम मैंने इधर लिख दिया है। अगले नंबर पर आ जाते हैं, लिखा है एथेनॉल से क्रिया। एथेनॉल से क्रिया हो गई भैया। अच्छा एथेनॉल से अभिक्रिया करवा के देखा जाए, यहां नीचे करवाएंगे C6H5N2Cl, और बेटा C6H5N2Cl से अभिक्रिया करवाओगे एथेनॉल की। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को। कहो सर जी इसमें क्या ध्यान देना है, अब तो हम बिल्कुल अभिक्रिया करवा रहे हैं, ध्यान देने का कोई काम ही नहीं है इसमें। इस पूरे फॉर्मूले में C2H5O ये ऐसा भाग है जिस पर निगेटिव चार्ज है, और H पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो ये बात सोचने वाली थी। पता लगा जो तुमने H पर निगेटिव चार्ज या OH को निगेटिव चार्ज दिया होता, अभिक्रिया कभी कंप्लीट नहीं होगी। इस दौरान H केवल पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करेगा, और C2H5O वाला भाग जो होगा वो निगेटिव चार्ज को कंटेन करेगा। अब ठीक है, कहोगे ठीक क्या है, अरे भैया बिल्कुल आसान है, जल्दी से पहले तो N2 को अलग करो। अब देखो आप क्या बचता है आपके पास, तो देखो Cl निगेटिव है, H प्लस के पास भेज दो। अच्छा मैं क्या सोचता हूं, जो भी बचा उसको तो लिख लिया जाए। C2H5O को भेज दो C6H5 के पास, C6H5O C2H5। जानते हो इसका नाम क्या है, इसका नाम है फेनिल, इसका नाम है एथाइल, और बीच में O लिखा, इसका मतलब ईथर। अब नाम दोनों को पढ़े तो फेनिल की स्पेलिंग स्टार्ट होती है P से, और एथिल की स्पेलिंग स्टार्ट होती है E से, पहले एथिल। तो इस देखो सूत्र ये लिखा है, नाम यहां से लिखते हैं। एथिल या एथाइल भी पढ़ सकते थे, फेनिल या फेनाइल भी पढ़ सकते थे, और नाम के लास्ट में इसको बेटा नाम को जो है वो समाप्त कर देना है आपको ईथर से। तो एक काम करो बेटा, इसको जल्दी से नोट करो, फिर अगले रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ाया जाए। बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पर अब जो अभिक्रियाएं हैं उनकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत मतलब खतरनाक अभिक्रिया है, लेकिन शायद थोड़ी सी ज्यादा या एरिया पर जो बचा था उस पर ना हो पाती। यहां पर अब देखो कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले अभिक्रिया अपचयन की, देखो ध्यान रखना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला C6H5N डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड Cl। कहोगे सर जी ये काम कर दिया, हाँ भैया ऐसा काम कर दिया। अब अभिक्रिया को ऐसे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, यहां से देख लेते हैं। बेटा आपने तीर के निशान के ऊपर लिख रखा है SN/HCl, और आप जानते थे ये एक अच्छा अपचायक पदार्थ था। अब अपचायक पदार्थ सबसे पहले 4 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, और 4 मोल नवजात हाइड्रोजन अगर प्रोड्यूस होगा तो देखो बनता क्या है मेरे पास। सबसे पहला काम तो ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे और ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे। अगर इन दोनों बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाए तो देखो इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर दोनों नाइट्रोजन का नुकसान हुआ था ना, तो एक हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को दे दो, एक हाइड्रोजन इस वाले नाइट्रोजन को दे दो। अगर दोनों नाइट्रोजन को एक एक हाइड्रोजन मिल गया तो दोनों की कमी कंप्लीट हो गई। बॉन्ड तो ये भी टूटा था, और इस बॉन्ड के टूटने से नाइट्रोजन और क्लोरीन का नुकसान हुआ था, तो इनको भी भैया कुछ दो, एक हाइड्रोजन इसको और एक हाइड्रोजन इसको।
जिस बॉन्ड के टूटने पर जिन एटम का नुकसान हो हाइड्रोजन उन्हीं को दिए जाएं, क्योंकि इस नाइट्रोजन का नुकसान तो 2 बार हुआ, एक बार इसके लेफ्ट में रखे हुए बॉन्ड के टूटने से, एक बार राइट में लिखे हुए बॉन्ड से टूटने से, इसलिए इसको हाइड्रोजन भी कितनी बार मिला है? 2 बार। और 2 बार हाइड्रोजन मिला है। देखो पदार्थ देखते हैं बनता क्या है मेरे पास। सबसे पहला पदार्थ है C6H5NH, और बेटा अभी और देखते हैं क्या बनता है। अगर NH के बाद मैं देखता हूं तो मेरे पास बनता है NH2, और बेटा लास्ट में लिया है, लिखा हुआ है HCl। इस प्रकार का पदार्थ बनता है। हां आप ऐसा भी कर सकते थे, HCl को प्लस में करके अलग भी लिख सकते थे, लेकिन क्या है कि HCl का मॉलिक्यूल इसी पे जुड़ा हुआ ही पाया जाता है, इसलिए मैंने डॉट करके इस फॉर्मूले को लिख रखा है। जैसे एक फॉर्मूला बहुत पुराना तुम्हारे यहां आया होगा, क्या ये फॉर्मूला याद है किसी को? H2O। आपने जल को इसी के साथ मल्टीप्लाई पे लिख रखा था। हालांकि जल इस पदार्थ से अलग था, लेकिन यह जल के अणुओं को अपने साथ बांधे रखता था, इसलिए आपने 24H2O को मल्टीप्लाई में लिखा था। सेम इसमें भी है। HCl पदार्थ इससे अलग है, लेकिन ये HCl को अपने साथ जोड़े रखता है, इसलिए मैंने HCl को साथ में लिख रखा है। अगर आप चाहेंगे तो इसको अलग भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी गुनाह नहीं है कि एक साथ लिख दिया गया है तो सूत्र ही गलत हो गया है, आप लिख सकते हैं। इस बचे हुए पदार्थ का नाम है, जो ये पदार्थ बना इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजीन, और इसको क्या बोल सकते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। मैं फिर से आपको ये बात बताता हूं कि अगर आप चाहें तो इसको अभिक्रिया में अलग भी लिख सकते हो, इस HCl को अलग भी लिख सकते हो, उससे परेशान ना होना कि सर जी एक साथ लिख दिए हैं, अब हमारे लिए बड़ी परेशानी, हम क्या करें। एक बार और अब चेंज कराया जा सकता है, C6H5N डबल बॉन्ड NCl। देखो अभिक्रिया, इस बार आपको उत्प्रेरक लेना है ZnHCl। अब देखो ZnHCl उत्प्रेरक होने से लेने से फायदा क्या है? सबसे पहले तो 2 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, और 2 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा तो बॉन्ड तो एक ही टूटेगा। अब पता ये करना है कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, तो भैया डबल बॉन्ड में ही ब्रेक होगा जो बाय बॉन्ड पाई होगा। बेटा अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करें तो एक हाइड्रोजन यहां मिलना चाहिए, एक हाइड्रोजन यहां। देखते हैं फॉर्मूला क्या बनता है। C6H5NH, डबल बॉन्ड में बचा है केवल सिंगल बॉन्ड NHCl। अच्छा अभी एक बार और अभिक्रिया होनी है, ये देखो तीर का निशान बना लेते हैं और इसके ऊपर Zn/HCl 2 मोल नवजात हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवाएगा। तो देखो अभी क्या है कि ऐसी कंडीशन पर ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो HCl को मिल गया, H इसको मिल गया। देखो इस ब्रैकेट के अंदर फॉर्मूला क्या बचा, या इधर की ओर फॉर्मूला क्या बचा? बचा C6H5NH NH2 प्लस बचकर तैयार हुआ HCl। और देखो इसी HCl को आप चाहते तो साथ में लिख सकते थे, मैंने दोनों को अलग अलग करके दिखा दिया। तुम्हारे भी दिमाग की परेशानी अगर कोई हो तो वो भी दूर हो जाए, और इस प्रकार से अलग अलग फॉर्मूले आप बना सकते हैं। जानते हो नाम इसका क्या लिखना है? इस फॉर्मूले को कहते हैं फेनिल हाइड्रोजीन। तो इस प्रकार से अभिक्रिया को आसानी से समझ सकते हो। अगली अभिक्रिया पर आ जाते हैं। देखो कहता है KOH से क्रिया। देखो KOH से अभिक्रिया C6H5N2Cl, और बेटा अभिक्रिया आपको करवानी है KOH से। अच्छा K पर आपको रखना है, OK पर आपको रखना है
देखो H पर पॉजिटिव चार्ज, O और K पर निगेटिव चार्ज। अब देखो अभिक्रिया कैसे होगी। अच्छा, OK पर निगेटिव चार्ज जानते हो क्यों रखा गया? सुनो 2 मिनट के लिए। K पर होता है 1 पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है 2 नेगेटिव चार्ज। तो जब O और K आपस में जुड़ेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज को तो खत्म कर देगा, लेकिन OK पर एक निगेटिव चार्ज अभी भी बचा है। अच्छा, अभिक्रिया का तरीका तो हम पहले भी जानते थे, नाइट्रोजन को क्या कर देना है? अलग। ये वाला तरीका तो सब बिल्कुल रट के बैठ गए हो भैया। अच्छा, Cl को ट्रांसफर कर दो H के साथ Cl को, HCl बेटा C6H5OK, C6H5 के साथ OK को जोड़ दो, हो गया OK है। नाम देखो इसका, पोटेशियम बेटा, इसका नाम है फिनॉक्साइड। कभी भी इस बात को याद रखना, बेंजीन के ऊपर अगर O पर माइनस चार्ज आ जाए, तो बेंजीन के अगर O पर निगेटिव चार्ज आए, इसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। इस बात का अंदाजा बहुत ही अच्छे ढंग से रख लेना। अगले नंबर पे आ जाते हैं, और अगले नंबर पर अभिक्रिया का नाम है युग्मन। देखो बेटा, युग्मन अभिक्रिया में आपको बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट लेना है। अच्छा, बहुत देर C6H5Cl लिखते रहे, अब थोड़ा सा बदलेंगे तरीका बदलेंगे, लेकिन अभिक्रिया जैसी हो रही होगी भैया वैसी ही अभिक्रिया होगी। N2Cl यही तो होता है। इसकी अभिक्रिया बेटा करवा देंगे फिनॉल से। अच्छा, फिनॉल को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ये भी तो फिनॉल का ही सूत्र है, लेकिन फिनॉल का ये पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन यहां से बाहर निकालू। अच्छा, पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन बाहर निकाला गया, जान पाए क्यों निकाला गया? Cl बगल में बैठा था, HCl से अभिक्रिया करेगा, HCl बना लेगा। मैं क्या देखता हूं मेरे पास क्या बचता है, जो भी भैया बचा सबको लिख डालू। N2 लिखा है, इसको ऐसे लिख लो, N डबल बॉन्ड N, और N2 भी लिखना चाहो तो N2 ही लिखा रहने दो। HCl के साथ चला गया तो ये वाला हिस्सा N2 के साथ जुड़ जाएगा। OH आपके सामने ये जो एक तो अभिक्रिया का नाम युग्मन है, जोड़ा क्योंकि बन रहा है दो पदार्थों का, इसलिए जुड़ रहे हैं दो पदार्थ नाइट्रोजन के थ्रू, युग्मन अभिक्रिया। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो इसका नाम भी याद रखना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन इस कंपाउंड का नाम है। एक और अभिक्रिया लिखते हैं, देखो गोमबर्ग अभिक्रिया। और बेटा गोमबर्ग अभिक्रिया में मैं अभिकारक लिख दूंगा, उत्पाद लिखने का तुम्हारा काम है, और क्योंकि उत्पाद हमको आता भी नहीं है, ठीक है, इसलिए अभिकारक केवल हमसे लिखवा लो। ना आएगा तो फिर बताना, हम अभी बता देंगे तुरंत। बेटा इसकी अभिक्रिया करवानी है क्लोरोबेंजीन से। अच्छा, क्या कहते हो, क्या दोनों, सॉरी, अभिक्रिया करवानी है नाइट्रोबेंजीन से। क्या लगता है तुमको, H को अभिक्रिया किससे करना चाहिए? Cl से। करवा लोगे कि नहीं करवा पाओगे? फिर बचे हुए पदार्थों को आपस में क्या कर दोगे? जोड़ दोगे। और जोड़ने के बाद जो पदार्थ बनेगा जरा देखो, OH यहां लगा था ना,
तो तुमने कहा था पैरा हाइड्रोक्सी, और इस बार अगर तुम थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो पैरा हाइड्रोक्सी की जगह पर क्या लगा हुआ है, नाइट्रो। तो फॉर्मूले में पायरा हाइड्रोक्सी जगह पे पैरा नाइट्रो एजो बेंजीन। तो क्या अभिक्रिया कर पाओगे कि करवाएं? कर लोगे ना? छोड़ते हैं, जल्दी से नोट करो, बस उपयोग बचा है वो लिख दें। इसका कंपाउंड बना लोगे ना? इसके कंपाउंड के बाद एक बात और याद रखना, कहे सुन रहे हो, इसका कंपाउंड बना पाओगे? यौगिक बन जाई। और यौगिक बनने के बाद एक बात और याद रखना, अगर तुमसे कह दे अभिक्रिया को उच्च ताप पर और कराइए, तो बस तुमको जो भी पदार्थ यहां बनकर तैयार होगा उससे नाइट्रोजन को हटा देना है। फिर एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, अगर तुमसे कह दे अभिक्रिया को उच्च ताप पर कराया गया है, तो जो भी पदार्थ इन दोनों के जुड़ने से बनेगा उसमें से इस बीच वाले नाइट्रोजन को क्या कर देना है, हटा देना है। और बीच वाले नाइट्रोजन को हटा दोगे, जानते हो कौन सा पदार्थ बनेगा? बेंजीन रिंग, फिर बेंजीन रिंग और NO2। तो अगर उच्च ताप पर कहे तो मैं क्या सोचता हूं, आप एक काम कर सकते हो, जो भी पदार्थ बनेगा उसे गर्म करके ये नाइट्रोजन हटा के भी पदार्थ को लिख सकते हो। तो अगर इच्छा हो कर लेना ऐसा। देखो बेटा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के उपयोगों को, पहला है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का लिखा है रंजकों के निर्माण में। वैसे तो एक चीज तुमको बताएं, नाइट्रोजन युक्त जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें से अधिकांश नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक रंजक का कार्य करते हैं। रंजक का मतलब जानते हो, कलर्स बनाते हैं। अगला नंबर लिखा है हाइड्रोकार्बन के संश्लेषण में, इससे हाइड्रोकार्बन भी बनाए जाते हैं। एक और नंबर पे लिखा हुआ है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी यूज होता है। और लास्ट नंबर लिखा है अन्य बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हैं जो इनसे बनाए जा सकते हैं। तो इतने यूज को आप याद रखोगे और फिर बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।